नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज बेसिकली आपके दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर देने बैठा हूँ मैं, क्योंकि बार बार सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कोई पूछता है तो कभी कोई पूछता है, तो कुछ हमने देखे हैं कि वो बार बार आ रहे हैं, तो शायद वो प्रॉब्लम पेशेंट्स की है या फिर वो एक जनरल पब्लिक की भी हो सकती है। बट आज उन पे ऊपर आंसर सारे के सारे कर दूंगा मैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि सर सपोर्ट की जगह टाइटी पहन सकते हैं क्या? हाँ, आप पहन सकते हैं। सपोर्टर की जगह आप टाइटी पहन सकते हैं। एक लोअर टाइटी आती है, मार्केट में अवेलेबल है, आपने देखी भी होगी जिम में लेग्स वाले दिन जो लोग पहन के करते हैं लेग्स की एक्सरसाइजेस, वो पहन सकते हैं। आप डेली अपनी रूटीन में भी डाल सकते हैं। वो बेसिकली सपोर्ट का ही काम करती है, आपके स्क्रॉटम को लटकने से या हैंगिंग होने से रोकती है। कोई दिक्कत नहीं है आप टाइटी पहनते हैं तो। सेकंड क्वेश्चन है, पस सेल्स 5 to 7 आ रहे हैं, कुड इट बी बेटर और ट्रीटेड? देखो बेसिकली पस सेल्स वेरी करते हैं रिपोर्ट्स में। अगर पस सेल्स अगर आपके आ रहे हैं 5 से 7 HPF या 2 से 3 HPF या 4 से 3 HPF, वो तब तक दिक्कत नहीं देता जब तक आपको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं दिख रहे, जैसे यूरिनेशन में जलन, ठीक है, या स्पर्म निकालने में कोई ब्लीड हो रहा है या कुछ, या जब इजैकुलेशन होती है तो कहीं पेन हो रहा है ट्रैक में या कहीं पे भी, तब तक हमें डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोई ऐसा सिम्टम नहीं देखने को मिला। और 2 से 3, 4 से 5, 5 से 7 HPF एक नॉर्मल है, उसके ऊपर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप उसको ट्रीट करो या कुछ है। जब तक कोई मोटिलिटी डाउन नहीं हो रही, कोई भी मॉर्फोलॉजी डाउन नहीं हो रही आपकी सीमेन की, जब तक कोई ऐसा स्पर्म काउंट कम नहीं हो रहे, तब तक उसको नज़रअंदाज कर सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन है, मे बी शायद बहुत सोच समझ के पेशेंट ने लिखा है और बहुत इलाबरेट करके लिखा है उसको। सर मुझे शुगर हो गई है, 7 साल से मेरा स्पर्म जो है वो 0 दिखा रहा है, और क्योंकि मेरी पाचन क्रिया अच्छी नहीं रहती है, मुझसे बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? IVF के लिए मैं 2 बार जा चुका हूं और दोनों बहुत परेशान हैं। दोनों मीन्स उनकी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों परेशान हैं। देखो बेसिकली डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वैसे ही स्लो डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है तो हमारी एनर्जी भी कम हमारे बॉडी पे लगनी चालू होती है, इसलिए हम फटीक फील करते हैं डायबिटिक में या डायबिटीज़ में। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक कम हो रहा है। दूसरा, 0 के पीछे का रीज़न क्या है, मतलब नील स्पर्म काउंट आने का रीज़न क्या है? अगर उनके पास रिपोर्ट्स होंगी तो शायद हम ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे कि अगर वो मैचुरेशन अरेस्ट का केस है या फिर वो कभी स्पर्म आते हैं कभी स्पर्म नहीं आते हैं, ऐसा केस है, तो उसके ऊपर पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें भी ज़रूरत होती है। बट यहाँ पर IVF में गए और 2 बारी वो फेल हो चुके हैं, तो IVF में किस तरीके से गए थे? डोनर के थ्रू गए थे या फिर खुद से टेसा के थ्रू गए थे? ये भी हमें आइडिया नहीं है। तो इस पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हो या डायबिटीज़ को कुछ कर रहे हो, तो वेल एंड गुड है कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रख पा रहे हो। आपकी पाचन क्रिया जो है अगर वो वीक पड़ रही है तो उसके लिए हम हल्के फूड से ट्राई कर सकते हैं और उसमें मेडिसिन चलाकर या आप कहीं से भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर एक बारी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कि आपके स्पर्म काउंट बढ़े या नहीं बढ़े। क्योंकि बिना ट्राई किए, मैं साफ बोलता हूँ कि बिना ट्राई किए आप नहीं कह सकते कि मेरे स्पर्म काउंट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए अगर आपको अपने आसपास के डॉक्टर से मिल सकते हो तो मिलिए, अपने आसपास ऑल्टरनेट मेडिसिन की तरफ थोड़ा सा रुख कर सकते तो कीजिए, एक बारी ट्राई ज़रूर दीजिए ऑल्टरनेट मेडिसिन के लिए। इसी के बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, नमस्ते सर, आई एम ए क्रिकेट प्लेयर who have dreamed to once at least play at domestic level, and due to infection when doctor asked me to do ultrasound, he also mentioned I do have varicocele grade 1 2, so should I give up my dream? So guys, इसमें बहुत परेशानी होती है। अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन खुद भी होता और मेरे को वेरिकोसिल डिटेक्ट होता तो शायद ये मेरे लिए भी वही दिक्कत होती जैसे आप फील कर रहे हो। तो सिंपली देखो, मैं आपको एक ही चीज़ समझाता हूँ, वेरिकोसील के साथ भागा दौड़ी करना वो रिस्की मामला हो जाता है। ग्रेड 1 2 पे है तो वो ग्रेडिंग बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप सपोर्टर भी पहन रहे हो, सारी चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हो, फिर भी आपकी रनिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, तो ये सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट मिलके ना दिक्कत दे ही जाती है।
और आज की डेट में अगर मैं इस मौसम की बात करूं गर्मियों में, तो इस मौसम में वेरिकोसील में लटकन ज़्यादा आती है, हैंगिंग कंडीशन ज़्यादा आती है। और इस कंडीशन में अगर कोई ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन या प्लेयर खेलेगा वेरिकोसील के साथ, तो उसकी ग्रेडिंग बढ़ती हुई ही देखने को मिलती है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन देखो समझ में आता है कि आप थे, बट अगर आप उसको कुछ टाइम देकर रिपेयर कर सकते हो, कुछ टाइम देकर उसको ध्यान रखकर आप उसको ठीक कर सकते हो, तो पहले ठीक करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद आपकी पूरी लाइफ बढ़िया, स्पोर्ट्स फिर दोबारा खेल लेना, मैं उसके लिए मना नहीं करता, बट एक बार उसको रिपेयर होने दो और ध्यान रखो कि ये दोबारा से कभी होए ना। तो उसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें कॉन्स्टिपेशन ना होने दो, ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज ना करो जिसकी वजह से पैल्विक एरिया पे लोड पड़े। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, चाहो तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जाकर देख सकते हो ऐसी वीडियो, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर मिल जाएगा आपको आंसर भी। और इसी के साथ जब तक वेरिकोसील है, चाहे 1 ग्रेड का है, चाहे माइल्ड है, चाहे 2nd ग्रेड का है, उसको ट्रीट कर लो, उसके बाद आप खेल सकते हो, ऐसी कोई मेजर दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है उसमें टाइम लग सकता है 2-3 महीने या 6 महीने का, बट ऐसा नहीं है कि वो रिपेयर नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसी के लिए अगर आप अपने आसपास के किसी भी BHMS या BMS डॉक्टर या BNOS के पास भी जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करो, उसको अल्टरनेट मेडिसिन का पहले ऑप्शन लो, उसके बाद देखो क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, तो फिर आगे आप उस पर काम कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, सर मैं अभी 18 का हूँ पर मेरा स्पर्म लो है, पतला है, क्या 15 मिलियन स्पर्म कितने वक्त लगेगा? क्या मैं बाप नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मास्टरबेशन की आदत क्लास 10th से अभी तक क्लास 12th में हूँ? देखो 18 साल के बच्चे हो, मास्टरबेट करते हो और एक्सेसिव मास्टरबेशन करोगे, तो मैं सबके लिए बोलता हूँ जो अगर ये वीडियो देख रहे होंगे जो नॉर्मल मास्टरबेशन भी करते हैं, तो मैं साफ बोलता हूँ कि एक्सेसिव चीज़ सारी चीज़ गलत है। ज़्यादा खाना गलत, ज़्यादा पहनना भी गलत गर्मियों में जैसे नॉर्मल है, ज़्यादा पीना गलत, वैसे ही ज़्यादा मास्टरबेट करना भी गलत। देखो मास्टरबेशन एक नॉर्मल सी चीज़ है, बट अगर आप उसको एक्सेसिव कैटेगरी में ले जाते हो तो वो आपको परेशान करेगी। अब वीक में एक बारी कर रहे हो, 2 वीक में एक बारी कर रहे हो, इट्स नॉर्मल, बट अगर आप उसको डेली बेसिस पे लेकर आ गए हो, एक दिन में ही आप 2 बारी 3 बारी कर रहे हो, तो वो गलत चीज़ है भाई। अब एक चीज़ है, उन्होंने अपनी स्पर्म काउंट को 15 मिलियन से कैलकुलेट किया हुआ है, जो पेशेंट थे या जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उन्होंने कहा है कि मेरे 15 मिलियन स्पर्म कितने वक्त तक लगेगा। मतलब उनका कहने का अर्थ यही है कि 15 मिलियन स्पर्म काउंट है तो कितना कम होने में लगेगा या कितना उसमें टाइम लगेगा। तो सिंपल सी चीज़ समझो कि बिना जांच के 15 मिलियन खुद ही डिसाइड कर लेना, वो एक गलत है। दूसरा, बिना जांच के आप ये इवैल्यूएट कर लो कि वो पतला है तो इस वजह से वो ख़राब है, ये भी गलत है। कि पतला सीमन निकल रहा है तो इट मीन्स वो गलत है। अगर वो 15 मिलियन बिना किसी प्रूफ के आप 15 मिलियन डिसाइड करे बैठे हो, वो भी गलत है। तो सिंपल सी चीज़ समझना, अगर आप 18 साल के हो या 17 साल के भी हो या 16 साल के भी हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप अपनी बॉडी को कितना हेल्दी खाना दे पा रहे हो। हेल्दी खाने का मतलब ये हो गया कि आप जो खा रहे हो एज एन ईटिंग हैबिट्स जो आपकी हैं, वो कितनी हेल्दी हैं। घर की दालें खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, या फिर वो बाहर का खाना खा रहे हो, बर्गर पैटी वैटी में ही लगे हुए हो। जितना आप घर का खाना खाओगे, फुल ऑफ प्रोटीन खाओगे, हाई फाइबर इनटेक करोगे, तो मेरे ख्याल से ये सच दिक्कत नहीं आएगी आपको। बट अगर आप बाहर का खाना खाते रहोगे तो एक्चुअली में ये दिक्कत आएगी। प्रोसेस्ड फूड जो खाओगे उससे दिक्कत जरूर रहेगी। इसके साथ साथ अपने शरीर का ध्यान भी रखना जरूरी है। क्या करना है? एक्सेसिव मास्टरबेशन इज़ गलत, खाने पीने का ध्यान रखना है। तीसरा, अगर आप कोई एक्सरसाइज में इंडल्ज हो तो उसको डेली बेसिस पे इंडल्ज ही रखो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक टीन एज में रिक्वायरमेंट भी होती है शरीर के लिए, कि हमारी हर चीज़ अलग तरीके से बिहेव कर रही होती है, हमारे हार्मोन्स अलग तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी को सारी चीज़ें अच्छी दोगे तो वो अच्छी ही प्रोड्यूस करके देगी, अगर सारी चीज़ें गलत दोगे तो वो गलत प्रोड्यूस करके देगी। सिंपल सा फंडा है। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है, सर मैं पिछले 8 महीने से सिस्ट की दवाई खा रहा हूँ पर सही नहीं है, बीच में सही हो गया था, फिर सिस्ट हो गया है, अब क्या करूं सर, कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए। सो देखो, आप समझो कि सिस्ट की दवाई अगर आप ले रहे हो, सबसे पहले चीज़ समझो सिस्ट है किसकी।
अगर वो दोबारा दोबारा रिकरिंग हो रही है तो आपने कभी देखा होगा रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, किस टाइप की सिस्ट है। सिंपल सिस्ट है तो अच्छी बात है, वो रिकवर हो गई है। अगर वो किसी और टाइप की सिस्ट है तो एक बारी आसपास ज़रूर डॉक्टर से बात करो कि सिस्ट है किस चीज़ की, मैलिग्नेंट तो नहीं है, बेनाइन है सिस्ट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो फिर एक अलग चैप्टर खुलता है कि मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। बट आज मैं एक बात बोलूँगा, सिस्ट का इलाज आयुर्वेद और होम्योपैथ दोनों में ही है, उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बट आपकी सिस्ट को ठीक करना ईजी टास्क है, कोई बड़ा टास्क नहीं है किसी भी पैथी के लिए। तो सिस्ट अगर हुई है तो उसको ठीक किया जा सकता है। आप कहीं से भी ले सकते हैं ट्रीटमेंट। अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रहा तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम से बात भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे को सिस्ट कैसे ठीक होएगा, उसकी मेडिसिन बता दो, तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि मेडिसिन इसके ऊपर मल्टीपल लेवल पे काम करती है। मैं बोलूँ कि आप कांचना गूगल खा लो, तो कांचना गूगल से ज़रूरी नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसके लेवल्स देखने कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। तो सिंपली जब आप किसी बारे में बात करते हो तो एक लाइन में नहीं चीज़ें सॉर्टेड कर सकते हो। उसके पीछे के प्रोस्पेक्टिव क्या है, उसके पीछे का बेस क्या है, किस तरीके से बन रही है, कैसी है, किस तरीके की है, वो सारी जानने की ज़रूरत एक डॉक्टर को पड़ती भी है, इसलिए वो पूछता भी है। तो इसलिए वो आपसे रिपोर्ट भी मांगता है और इसलिए वो रिपोर्ट्स को देखकर ही कहता है कि इसको इस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो सिंपली एक सिस्ट को हम इस तरीके से नहीं ले सकते, बार बार होने के वजह क्या है, किस रीज़न से हो रही है, उसको भी जानने की भी ज़रूरत है। तो अगर आपके पास रिपोर्ट्स हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और टीम से बात कीजिए, उसका एक राइट सॉल्यूशन लीजिए। इसी के बाद आती है जो कमेंट है वो है, सर मुझे क्रिकेट खेलते टाइम क्रिकेट की जंपर या जिसे कहते हैं कि बम्पर वाली बॉल प्राइवेट पार्ट पे लग गई, कुछ देर के लिए बहुत दर्द हुआ, फिर उसके बाद नॉर्मल दर्द हो गया और फिर अभी शाम में लोअर एब्डोमेन में लेफ़्ट टेस्टिस की तरफ थोड़ा पेन सा लग रहा है, ज़्यादा नहीं पर लग रहा है, क्या करूं, बहुत डर लग रहा है। तो समझ लीजिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी हमें जब हिट लगता है बॉल का या कोई भी किक भी कर दे हमारे प्राइवेट पार्ट पे या टेस्टिकल्स पे, तो वहाँ पर वो दर्द बनाता है। वो आपके नहीं, हर किसी मेल बॉडी पे बनाता है। अब दर्द बनाया, कुछ नॉर्मल टेंडरनेस आ जाती है थोड़ी सी पार्ट पे और वो बॉडी उसको नॉर्मलाइज कर भी देती है, थोड़े टाइम पे वो नॉर्मलाइज कर देती है। बट आपने इसमें एक चीज़ मेंशन की हुई कि लेफ़्ट टेस्टिकल्स की तरफ बहुत पेन हो रहा है, तो लेफ़्ट टेस्टिकल्स में आप खुद 1-2 दिन देखो कि उसमें कोई सूजन तो नहीं आ रही है, किसी टाइप की दिक्कत तो नहीं आ रही है, पेशाब करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ये कुछ चीज़ें आप नोटिस करो, बट इस बीच में मास्टरबेशन वगैरह वाली चीज़ें नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि वो सूजन तो नहीं है। अगर सूजन बढ़ रही है तो अपने आसपास के डॉक्टर को ज़रूर दिखाओ। अगर सूजन नहीं आ रही है, अगले दिन तक नॉर्मल हो जाता है, पेन वेन या सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी बात करनी है तो आप नीचे दिए नंबर पे भी बात कर सकते हैं। इवन अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर से के पास जाकर भी बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और अगर वहाँ पर कोई भी टेंडरनेस नहीं है, वहाँ पर मतलब कोई भी सूजन या आपकी स्क्रोटम कोई फूला हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तब तक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको दर्द फिर भी मिल रहा है 2-4 दिन के बाद बिना स्वेलिंग, बिना किसी चीज़ के लिए, फिर उसके बाद जांच की ज़रूरत पड़ेगी कि दर्द हो किस रीज़न से रहा है। तो इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दर्द 2 या 3 दिन के बाद भी हो रहा है तो समझ लेना कि तब हमें टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी के बाद आती है बारी 8th क्वेश्चन की। सर इस टाइम मेरा स्पर्म काउंट जो है वो 15 मिलियन से 45 मिलियन हो गया है, सर आपकी वजह से हुआ है, क्या अब ठीक है, इतने में प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं? सर एक्टिव मोटिलिटी है 75% है सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखो 45 मिलियन स्पर्म काउंट है, इट्स मीन्स कि वो नॉर्मल है। एक्चुअली WHO कहता है 15 मिलियन से ऊपर जितनी भी रिपोर्ट है अच्छी है, बट उसके लिए मैटर करता है मॉर्फोलॉजी भी और मोटिलिटी भी। अगर मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी भी बेटर है, अच्छी अमाउंट में अच्छी आ रही है, तो प्रेगनेंसी कंसीव करना टास्क नहीं है। 45 मिलियन पे स्पर्म काउंट आने के बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो कंसीव करना मुश्किल नहीं है और इसमें ऐसा भी नहीं कि 45 मिलियन पे नामुमकिन है, मुमकिन है सब कुछ। सारी रिपोर्ट्स बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी और इसको आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। आज नहीं तो कल प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि
पेशेंट को कि अगर आप हमारी वजह से ठीक हुए हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप सीधा कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए डायरेक्टली कि अगर ऐसे क्वेश्चन माइंड में भी आते हैं तब भी हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस को आंसर नहीं करेगी। तो प्लीज़ आप वहाँ पर हमसे कनेक्ट कीजिए, हम सीधी गाइडेंस दे सकते हैं आपको वहाँ पर ही। तो इसीलिए आप हमें कॉल कीजिए वहीं पे। और मोटाइल स्पर्म काउंट भी आपके अच्छे हैं, 75% है, इट्स गुड, ठीक है। तो इसमें हम भी पढ़ा मैंने, तो 75% स्पर्म काउंट है, इट्स गुड। अब उसके बाद आते हैं, सर मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, 12 साल से सिटिंग वाला काम ही मेरा है, 6 से 8 घंटे बैठने का काम है, सपोर्टर पहन सकता हूँ क्या? अगर वेरिकोसील है तो सपोर्टर पहनो, अगर वेरिकोसील है ही नहीं तो सपोर्टर पहनने की ज़रूरत क्या है? बैठने की जॉब पे सपोर्टर पहनने की क्या ज़रूरत है जब आपको वेरिकोसील है ही नहीं? तो सबसे पहली चीज़, अगर वेरिकोसील है भी तो बैठने के टाइम पे भी अगर आप सपोर्टर पहन रहे हो तो उसके साथ ही फिज़िकल एक्टिविटी रिक्वायरमेंट है। फिज़िकल एक्टिविटी मान लीजिए कि थोड़ा बहुत चलना, थोड़ा बहुत घूम के आना, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमने ऑल ओवर बॉडी का ब्लड फ्लो बेटर करना है, ठीक है। और अगर ब्लड फ्लो बेटर करना है तो उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं मिलती, जिसमें हम टहल लिए, थोड़े से पैरों को ऊपर कर लिया, ये सारी एक्टिविटी बैठने की जॉब में भी कर सकते हो, जिससे ब्लड का फ्लो बना रहे। अब सपोर्टर पहनना क्यों रिक्वायरमेंट है मैं बता देता हूँ। देखो, चाहे बैठने की जॉब है आपकी, ठीक है, और पूरा टाइम सुबह से शाम बैठे रहते हो, तो उसमें आप सपोर्टर ज़रूरी नहीं है सपोर्टर ही पहनना है, वहाँ पर आप वी शेप का एक साइज़ छोटा अंडरवियर भी पहन सकते हो। पहले बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर बैठने का काम है, जहाँ पर आपका पूरा टाइम बैठे ही रहना है, तो वहाँ पर आपको सपोर्टर सबसे पहली चीज़ इरिटेट ज़रूर करेगा। दूसरा, अगर यहाँ पर आप अंडरवियर पहन लेते हो एक साइज़ अपने साइज़ से छोटा, तो वो आपको थोड़ा कंफर्टेबिलिटी देगा और दोनों का पर्पस सॉल्व भी कर देगा कि हैंगिंग से रोक देगा। तो बस वही चीज़ हम चाहते हैं कि आपकी हैंगिंग रुके, ये नहीं चाहते कि आपने सपोर्टर पहनना ही पहनना है। समझ रहे हो कि पेशेंट को लगता है कि सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। हाँ, मैंडेटरी अगर आपकी फ़िज़िकल वर्कआउट है या फिज़िकली आपकी एक्टिविटी है, चलना है, दौड़ना है, मेट्रो पकड़नी है, बस पकड़नी है, उसके बाद 100 एक्टिविटी करनी है, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है सपोर्टर की। जहाँ पर सिटिंग जॉब है, जहाँ पर सिर्फ बैठने का ही काम है और कुछ नहीं है, वहाँ पर एक साइज़ छोटा अंडरवियर भी पहन सकते हो, वी शेप वाला। लगता है बाकी के क्वेश्चंस मैं मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, ठीक है, और जिससे आपको थोड़ी और हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे हैं। तो अभी कुछ दिए हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा क्वेश्चंस के आंसर। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।